is chapter number 3 of the Companies Act 2013. और ये चैप्टर जो है, आवाज थोड़ी सी कम करना क्लासरूम की, शुरू होता है सेक्शन नंबर 23 से एंड इट गोज अप टू सेक्शन नंबर 42. स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 23, ये हैंड रिटन नोट्स है, आप लोगों ने आपके बुक्स में लिखे होंगे. अगर नहीं लिखा है तो आप लोग स्क्रीन रेफर कर सकते हो, नहीं तो आपकी मेन बुक जो है उसको भी आप रेफर कर सकते हो. सबसे पहली बात तो द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज सेक्शन नंबर 23. वो बात करता है इशू ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में. अब अगर आपकी पब्लिक कंपनी है और उसको सिक्योरिटीज इशू करने हैं, 4 तरीके हैं जिसके द्वारा आपकी पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर सकती है. कौन से 4 तरीके? पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू एंड राइट इशू. और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर के लिए नहीं जा सकती. प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ 3 तरीकों से आपका सिक्योरिटीज का इशू किया जा सकता है. 1 is by way of a private placement, second is bonus issue and the third is right issue. देखो पब्लिक ऑफर जो है ये 3 तरीके से किया जा सकता है. एक है आईपीओ, एफपीओ एंड ऑफर फॉर सेल. फिर उसके बाद आपने जो ये रहा आईपीओ, एफपीओ एंड ऑफर फॉर सेल. सिक्योरिटीज यहां पे प्रोस्पेक्टस जो आप इशू करते हो इज टू रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज. Securities could be shares, debentures, bonds, debentures, stock, derivatives, futures, options. Any marketable security is going to be considered as a security. But now the question arises, what do you mean by the word prospectus? Nash versus Linde के केस को याद कीजिए. क्या तुम्हें याद है? Any document can be regarded as a prospectus. Any document मतलब नाचो. It could be in the form of a notice, advertisement, circular or any other document. And this prospectus includes a red herring prospectus and a shelf prospectus. यही prospectus आपने किसको ऑफर किया है? पब्लिक को, to invite money in the form of securities. तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम कंसिडर करेंगे as a prospectus. 24 लिखा नहीं है बट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूं. 24 में हमने सेबी को पावर दिए है 3 चीजों से रिलेटेड. 1 इज इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड thirdly इज नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. तो वो था सेक्शन नंबर 24. अब देखो 4 सेक्शंस है जो प्रोस्पेक्टस के बारे में बात कर रहे हैं. एक है 25 क्योंकि हमारा 23, 24 रिवाइज हो गया. अब हम 25 करेंगे बट 25 के बाद ना हम 31, 32, 33 करेंगे क्योंकि ये तीनों भी सेक्शंस अलोंग विद 25 प्रोस्पेक्टस के बारे में बात कर रहा है. क्या तुम्हें याद है? 25 बात करता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस, 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड 33 इज अब्रीच्ड प्रोस्पेक्टस. तो सबसे पहले मैं सेक्शन 25 की ओर जा रही हूं क्योंकि हम लोग प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड बात कर रहे हैं एंड दैट इज रिलेटिंग टू अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस. आपको याद है डीम्ड प्रोस्पेक्टस? थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं. कंपनी ने क्या किया है? इशूइंग हाउस का जरिया लिया है. और इशूइंग हाउस, बेटा ये आप लोग कर रहे हो ना, उसकी वजह से ज्यादा समझ रहा है कि आप लोग ये स्टुपिडिटी कर रहे हो. आप लोगों को अगर लेक्चर नहीं करना है इट इज ओके, यू कैन जस्ट गो एंड रोम अराउंड. आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी नहीं है बेटा, ठीक है? आप लोग जा सकते हो, कोई बात नहीं है. इट्स नॉट कंपलसरी टू अटेंड द लेक्चर. सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही थी. डीम प्रोस्पेक्टस, कंपनी जो है वो डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं जा रही है. पब्लिक के पास जाने के बदले कंपनी अपनी सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है टू एन इंटरमीडिएटरी पार्टी जिसको हम कहते हैं इशूइंग हाउस. और इशूइंग हाउस जो है वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े सिक्योरिटीज जो है वो पब्लिक को बेच रहा है. अब प्रॉब्लम ये हुआ, कंपनी ने सिक्योरिटीज तो एक ही बंदे को अलॉट किया है. इट्स नॉट अ पब्लिक ऑफर, इट्स अ स्पेशल ऑफर. तो ये डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस नहीं कह सकते. अलोंग विद दैट, जब इशूइंग हाउस
आगे अपनी सिक्योरिटीज बेच रहा है पब्लिक को, वो तो बेच रहा है, अलॉट नहीं कर रहा है। तो अब अगर आप सेल कर रहे हो और जनता परचेस कर रही है, तो ये तो ऑफर फॉर सेल हुआ, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो ये डॉक्यूमेंट को भी हम प्रोस्पेक्टस कह नहीं पा रहे हैं। तो कंपनीज ने बड़े चालाकी से अपनी सिक्योरिटीज जनता तक पहुंचा दिए, वो भी विदाउट कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कंपनीज चालाकी करेगी, लॉ मेकर को और शाना बनना पड़ेगा। इसलिए 2013 के एक्ट में लॉ मेकर ने सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिए। और इस सेक्शन में लिखा गया, जब कभी भी कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है, सिक्योरिटीज अलॉट कर रही है कैसे इंटेंशन से, विथ अ व्यू टू ऑफर दी सिक्योरिटीज टू द पब्लिक फॉर सेल, टू द पब्लिक फॉर यहां पे देखो ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट दिया नहीं जा रहा है। बट याद रखना, कंपनी ने सिक्योरिटीज अलॉट किए हैं इशूइंग हाउस को, इसी इंटेंशन से कि इशूइंग हाउस इन सिक्योरिटीज को सेल करेगा टू द पब्लिक एट लार्ज। So this document by which the offer for sale is made is going to be deemed to be the prospectus which is issued by the company. अब आप ही बताइए, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट को अगर हमने प्रोस्पेक्टस डीम किया है, वो सारे लॉज, वो सारा कंटेंट, ऑल द एनैक्टमेंट मतलब एक्ट, रूल्स, लायबिलिटी इन केस ऑफ मिसस्टेटमेंट और ओमिशन, सब कुछ क्या एप्लीकेबल हो जाएगा इवन टू सच डॉक्यूमेंट। सच डॉक्यूमेंट मतलब ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? ऑफर फॉर सेल। इस डॉक्यूमेंट को हम क्या मान रहे हैं? प्रोस्पेक्टस। और अगर हमने इसको प्रोस्पेक्टस माना है, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड सारी बातें इस ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट को, इंक्लूडिंग लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट की लायबिलिटी 2 सेक्शंस में आती है, 34 एंड 35, क्या वो भी यहां पे अट्रैक्ट हो जाएगी? So even if there is any misstatement or there is any omission, then my dear students, that person who was responsible for this offer for sale is going to be liable under section 34 and 35. In fact, lawmaker कहता है हम तो presume करेंगे, ये लॉ मेकर का अधिकार है, इसीलिए तो 25 आया है क्योंकि आप लोगों ने चालाकी की है। हम तो प्रिज्यूम करेंगे ये ऑफर फॉर सेल इज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अगर आप कुछ कॉन्ट्ररी प्रूफ करते हो तो अलग बात है। ऊपर से अगर हमें ये दिखाई दे रहा है कि जैसे इशूइंग हाउस को सिक्योरिटीज अलॉट की थी, अलॉटमेंट की डेट से 6 महीनों के अंदर ही आप सिक्योरिटीज को पब्लिक को कर रहे हो ऑफर, या तो फिर अलॉटमेंट जब हुआ है सिक्योरिटीज का टू द इशूइंग हाउस, उसने पूरा कंसिडरेशन कंपनी को नहीं दिया है। ये तो इस चीज को और ज्यादा प्रूफ करती है कि आपका कभी इंटेंशन था ही नहीं सिक्योरिटीज को अपने पास रखने के लिए। एंड दस ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट इज रिगार्डेड एज अ प्रोस्पेक्टस। ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट जब पब्लिक को दिया जाता है, साइन कौन करेगा? अगर ऑफर फॉर सेल कोई इंटरमीडिएटरी पार्टी कर रहा है जो एक पार्टनरशिप फर्म है, तो इट हैज टू बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/2 of the partners of the partnership firm, and if it is done by a company, it has to be signed at least by 2 directors. Yes or no guys? Yes, वो था सेक्शन नंबर 25। फिर हम लोग 31 पे आते हैं। 31 is relating to shelf prospectus. सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस। हाँ देखो, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या हो रहा है? पहली बात तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का एडवांटेज हर कैटेगरी की कंपनी नहीं उठा सकती। वर्चुअल किड्स आप लोग चैट में रिप्लाई कर सकते हो, ओके? ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का एडवांटेज है, वो वही क्लास ऑफ कंपनीज एडवांटेज उठा सकती है जिन लोगों को किसने प्रिस्क्राइब किया है? सेबी ने इन दैट मैटर प्रिस्क्राइब किया है। तो अगर सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है और आप उस क्लास में आते हो, आप क्या कर सकते हो? इस शेल्फ प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास रजिस्टर कर सकते हो। बट ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस आप आरओसी के पास कब रजिस्टर करोगे? ड्यूरिंग द फर्स्ट इशू ऑफ द सिक्योरिटीज, बराबर ना? और इसी वक्त
आप उस प्रोस्पेक्टस में एक वैलिडिटी पीरियड इंडिकेट करोगे, बट ये वैलिडिटी पीरियड कोई भी हालत में 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. 1 year फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द वेरी गुड ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज. और उसके बाद अगर आपको सेकंड ऑफर के लिए आना, ऑफर मतलब पब्लिक ऑफर, थर्ड, फोर्थ, मतलब एनीथिंग विच इज सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट ऑफर, आपको वापस से प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है. बट याद रखना, ये फर्दर ऑफर हैज टू बी विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 1 year. 1 साल के बाद अगर आप पब्लिक ऑफर के लिए जा रहे हो, आपको वापस से नया प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा. सो सेकंड और सब्सिक्वेंट स्टेज में नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड इफ यू आर गोइंग फॉर अ पब्लिक ऑफर विद इन द वैलिडिटी पीरियड. बट अगर आपको नया प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है, क्या आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आप कुछ कुछ बातें लिखते हो? आप क्या बनाते हो? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. और ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी आप फाइल करते हो विद द आरओसी. आप बता सकते हो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या फॉर्म नंबर में बनाया जाता है? PAS, जिसमें 2 बातें लिखी है. PAS2 जिसमें 2 बातें लिखी है. न्यू चार्जेस क्रिएटेड एंड चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजिशन. ऑफकोर्स दिस न्यू चार्जेस क्रिएटेड एंड दिस चेंजेस इज बिटवीन वो जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपने फर्स्ट ऑफर के वक्त आरओसी के पास रजिस्टर किया था उस समय में और आज के समय में. आज सेकंड ऑफर हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी ऑफर हो सकता है, बट उसमें और आज में जो भी चेंजेस है फाइनेंशियल पोजीशन में, उस और इस डेट के बीच में अगर कोई भी नए चार्जेस क्रिएट हुए उस बारे में आप लिखोगे इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो आप किसके पास फाइल करोगे? आरओसी के पास, इन फॉर्म नंबर PAS2 एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द इश्यू ऑफ द सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर. जो भी सब्सिक्वेंट मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो सेकंड भी है, बराबर ना. और फिर वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो आपने फर्स्ट ऑफर के वक्त आरओसी के पास रजिस्टर किया था, अलोंग विद दिस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विल बी डीम्ड टू बी एज आवर प्रोस्पेक्टस. हाँ या ना? तो ये सेंटेंस आप लोग जरा रीड करो. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम filed with the ROC along with the shelf prospectus shall be deemed to be the prospectus of the company. ये यहां पे भले ही deemed word यूज किया, मतलब हम कह रहे deemed to be as the prospectus. It's a very different concept as compared to deemed prospectus under section number 25. फिर उसके बाद 32 बात करता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में. अनिल अंबानी जी को याद कीजिए. हाँ, अंडर सब्सक्रिप्शन का डर है और ओवर सब्सक्रिप्शन का गम है. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब कैसा प्रोस्पेक्टस है? ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें क्वांटम और प्राइस के बारे में आपने कोई भी डिटेल्स नहीं दिए है. सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट कंटेन द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द क्वांटम and the price of the securities. So a company that is proposing to make a public offer, if it wants to, जैसे कि नाइका के केस में हुआ है, what we can do is we can issue, it's an option, you may issue prospectus. जब आप पब्लिक ऑफर करते हो फिक्स्ड प्राइस इशू हो सकता है या हो सकता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जहां पे आप प्राइस का रेंज देते हो, बराबर ना. आप क्वांटम और प्राइस के बारे में पर्टिकुलर्स मेंशन नहीं करते हो. तो अ कंपनी विच इज गोइंग फॉर अ पब्लिक ऑफर कैन इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस. बट ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है 3 days prior to the opening of the subscription list. If there is any variation, of course there is going to be variation क्योंकि वहां पे you are silent about the quantum and price. Any variation between the red herring prospectus and the prospectus shall be highlighted as variation. और उसके बाद सारी बातें मम्मा को तो बतानी पड़ेगी क्योंकि मम्मा के पास आपने फाइल किया था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. तो अब मम्मा को बताओगे ना बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बाद और पब्लिक के पास जाने के बाद कितना पैसा रेज किया है, टोटल कैपिटल रेज, व्हाट वाज द क्लोजिंग प्राइस एंड क्वांटम और एनी अदर डिटेल व्हिच वाज नॉट इंक्लूडेड इन द रेड
herring prospectus has to be filed with the ROC with SEBI. यहाँ ROC के पीछे पीछे SEBI आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरे चैप्टर में ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर 42 हम लोग पब्लिक ऑफर कर रहे हैं, तो पब्लिक ऑफर के वक्त SEBI तो पिक्चर में आता ही है। ये 4-5 बातें आप लिखोगे अगर आपको इंस्टीट्यूट ने पूछा है शॉर्ट नोट ऑन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और 33 एक छोटा सा है अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस इज अ समरी प्रोस्पेक्टस। ओके, इट कंटेन्स ऑल द salient features of a prospectus but in summary। इसके 3 एक्सेप्शंस है। 3 केसेस में आपको अब्रीज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। एक है अंडरराइटर को आप नहीं दोगे क्योंकि आप उसको फुल प्रोस्पेक्टस दोगे, अब्रीज क्यों दोगे? करोड़ों में वो रिस्क ले रहा है, तो तब आपको उसको अब्रीज प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है। सेकंड केसेस प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट में आप अब्रीज प्रोस्पेक्टस नहीं देते हो, बट आप अब जानते हो आप क्या देते हो, PPOL, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि उसी में अटैच्ड होता है एप्लीकेशन फॉर्म। और तीसरा एक्सेप्शन, जब आप जा रहे हो टू योर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, इन शॉर्ट यू आर गोइंग फॉर अ राइट इशू, तब भी पब्लिक ऑफर हो नहीं रहा है, तो अब्रीज प्रोस्पेक्टस छोड़ो, प्रोस्पेक्टस ही देने की जरूरत नहीं है। तो दीज वर द 3 एक्सेप्शंस टू अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। देखो हमारे कितने 4 5 6 सेक्शंस हो गए इस चैप्टर के। 23 24 23 इशू ऑफ सिक्योरिटीज, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक के 4 बच्चे हैं और प्राइवेट के 3 बच्चे हैं। 24 सेबी के पास पावर है 3 चीजों से रिलेटेड। कौन सी 3 चीजें? इशू, ट्रांसफर एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। 25 डीम प्रोस्पेक्टस, 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस, 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, 33 अब्रीच प्रोस्पेक्टस। अब हम जाते हैं सेक्शन नंबर 26 पे, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। अच्छा, पहली बात तो कंपनीज एक्ट ने कहा है सेक्शन 26 में हम स्टेट करेंगे वो मैटर्स जो आपको प्रोस्पेक्टस में लिखने होते हैं, और वो मैटर्स सेबी प्रिस्क्राइब करेगा। बट आज तक सेक्शन 26 में सेबी बोल रहा है मैं क्यों तेरे एक्ट में आके प्रिस्क्राइब करूं रूल्स एंड रेगुलेशन, मैंने तो ऑलरेडी सेबी एक्ट के रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब किए, जिसमें मैंने ऑलरेडी मैटर्स कौन से स्टेट किए जाने चाहिए प्रोस्पेक्टस में वो लिखे हुए हैं, तो मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तू मेरे पास आ, है ना, सेबी बात है। तो इसीलिए इज्जत में आके फिर हमारे बच्चे ने कंपनीज एक्ट ने लिख दिया जब तक सेबी प्रिस्क्राइब नहीं करता है आप क्या करोगे, कंपनीज एक्ट कह रहा है आप सेबी एक्ट को और उसके रेगुलेशंस को ही आप फॉलो कीजिए, क्योंकि उसमें दिए गए ऑल द मैटर्स व्हिच नीड टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। क्या एवरी प्रोस्पेक्टस हैज टू बी डेटेड एंड साइंड? इसी में मैं पूछूंगी, वैसे तो नीचे लिखा गया है डेटेड, सो कौन सा वो डेट माना जाएगा एज अ डेट ऑफ पब्लिकेशन? जो डेट आपने प्रोस्पेक्टस में इंडिकेट किया है हैज टू बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे ये है, कौन साइन करता है प्रोस्पेक्टस? मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। ये एक लौता सेक्शन है आपके सिलेबस में जो डॉक्यूमेंट को साइन किया जाएगा बाय ईच एंड एवरी पर्सन हु इज नेम्ड एज अ डायरेक्टर और अ प्रपोज्ड डायरेक्टर। एवरी डायरेक्टर हैज टू साइन इन द प्रोस्पेक्टस एंड द डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस इज गोइंग टू बी द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। अलोंग विद दैट आप ये भी लिखते हो आपके प्रोस्पेक्टस में कि आपने कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को किया है कंप्लाई। सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट के साथ साथ आपने सेबी और सीकरा एक्ट के रेगुलेशंस को भी किया है कंप्लाई। क्या आपको याद है? ये था 26 सबसेक्शन 1 कि हर प्रोस्पेक्टस
डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, उसमें वो सारे मैटर्स और इंफॉर्मेशन आपको लिखने होंगे जो सेबी इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। बट जब तक सेबी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, आप सेबी एक्ट के रेगुलेशंस को ही फॉलो कर लेना, और प्लस आपके प्रोस्पेक्टस में डिक्लेरेशन दे देना कि आपने कंपनीज एक्ट, सेबी और सीकरा के प्रोविजंस को किया है कंप्लाई। बट 26 के सबसेक्शन 1 को एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस पूरे सेक्शन को 26 सबसेक्शन 1 को एक्सेप्शन है, और कहा है ये सारे डिस्क्लोजर्स जो दिए हैं वो डिस्क्लोजर्स आपको करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर गोइंग फॉर एन ऑफर only to your existing members or existing debenture holders। या तो आप ऐसे शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रहे हो जो यूनिफॉर्म है in respect of everything as compared to previously issued shares or debentures which are listed on a recognized stock exchange। तो 26 subsection 1 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आपने देखा जो डेट आपने प्रोस्पेक्टस में इंडिकेट की है वही होगा द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन, along with it has to be signed by every person who has been named in the prospectus as a director or a proposed director। आपके प्रोस्पेक्टस में क्या आप एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी देते हो? एक्सपर्ट ऐसा व्यक्ति है जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, ही मे बी एन इंजीनियर, अ वैल्यूअर, अ सीए, सीएस और सीएमए, और एनी पर्सन जो कॉम्पिटेंट है स्टेटमेंट्स देने के लिए, जिसको उस फील्ड का एक्सपर्टीज नॉलेज है। बट याद रखना, जो बंदे का आप स्टेटमेंट दे रहे हो एज एन एक्सपर्ट इन योर प्रोस्पेक्टस, कोई भी हालत में वो कंपनी से कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए इन रिगार्ड टू द फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। और जब उसने स्टेटमेंट दिया है, मैंने आपको कहा है कंसेंट के बगैर तो कुछ नहीं होता है, आपको उसका रिटन कंसेंट भी लेना होगा, एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक इट श्योर कि उसने अपना रिटन कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है बिफोर डिलीवरिंग द कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू द आरओसी। कुछ याद है या नहीं? सेक्शन नंबर क्या है? 26। उसके साथ साथ आपने प्रोस्पेक्टस को जब आरओसी के पास फाइल किया है, यू हैव टू मेक इट श्योर दैट इट नीड्स टू बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो प्रोस्पेक्टस 90 डेज के बाद वैलिड होता ही नहीं है। तो ये ऐसा कहा गया है, सीधी बात, नो बकवास। जैसे प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास फाइल किया है, फाइल करने के 90 डेज के अंदर आपको उसको पब्लिक को इशू करना पड़ेगा। और प्लस आपके प्रोस्पेक्टस को जब आप आरओसी के पास फाइल करते हो, उसके साथ साथ कुछ अटैचमेंट्स भी कभी कभार देने होते हैं, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द लास्ट 5 इयर्स, वो सारे अटैचमेंट्स भी आप प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करके आरओसी के पास करोगे फाइल। सो ये था सेक्शन नंबर 26। भले 26 का हेडिंग था मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, बट मैटर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें 26 में दी गई है। डेटेड, साइन, कौन सा डेट, कौन साइन करेगा, आरओसी के पास फाइल करना जरूरी है, 90 डेज में इशू करना जरूरी है। एक्सपर्ट के बारे में भी 26 में दिया गया है। हाँ, हम जब क्वेश्चंस करेंगे, आप 2-3 क्वेश्चंस देखोगे, इंस्टीट्यूट ने कितने मस्त तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं जहां पे रियली यू नीड टू थिंक। जैसे कि मैं सिर्फ एक अभी आपको क्वेश्चन बोल के रखती हूं ताकि रिविजन के वक्त आप दिमाग में डालोगे। आपने पूरा चैप्टर कर लिया है अभी तो प्रोस्पेक्टस का, ऐसा कोई कंसेप्ट या ऐसा कोई सेक्शन आपने देखा? इररेगुलर अलॉटमेंट, कोई सेक्शन था ऐसा स्पेसिफिक? इररेगुलर अलॉटमेंट नहीं। बट इंस्टीट्यूट ने एक बार 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय इररेगुलर अलॉटमेंट एंड व्हेन विल योर अलॉटमेंट बी रिगार्डेड एज इररेगुलर अलॉटमेंट। अब जब मैंने क्लास में सिखाया था, मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे और फिर मैंने वहां पे बबल बना के ऐसे लिखा था इररेगुलर अलॉटमेंट। आपको क्या लगा ऐसी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बनाया है? नहीं, उसके कुछ तो रीजंस थे। 8 मार्क्स का, करो टर्न करो पेजेस, टर्न करो। नहीं दिख रहा है? मैंने किया था बबल, आप लोगों ने किया था या नहीं आई डोंट नो। जिसे 26 के बाद ही 2 केसेस हो गए जो मैंने इररेगुलर अलॉटमेंट के डिस्कस किए हैं। कंपनी पब्लिक के पास गई है विदाउट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस, वो फर्स्ट केस था।
सेकेंड केस में कंपनी पब्लिक के पास गई है, प्रोस्पेक्टस भी इशू किया है, बट आरओसी के पास फाइल नहीं किया है। और मैंने 40 में भी डिस्कस किया है, आपने स्टॉक एक्सचेंज के लिए अप्लाई किया है, वहां पे भी मैंने केसेस डिस्कस किए हैं, 3 केसेस डिस्कस किए थे। 2 स्टॉक एक्सचेंज में गए, दोनों में ने हाँ बोला, दोनों में भी ना बोला। एक केस था जहां पे एक ने हाँ बोला, दूसरे ने ना बोला, और कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया, वहां पे भी मैंने लिखा है ये अलॉटमेंट भी इरेगुलर। अभी आपका क्या काम है, रिवीजन करते वक्त थोड़ा सा और दिमाग लगाना, सोचो जरा। और क्या सोचोगे आप, कब कब अगर सपोज हमको ऐसा क्वेश्चन आता इरेगुलर अलॉटमेंट, आपको क्या लगता है कौन से वो केसेस हो गए जो इरेगुलर अलॉटमेंट के होते हैं? मैं आपको हिंट देती हूं। आप पब्लिक इशू के लिए गए हो विदाउट कंप्लाइंग दिस सेक्शंस 23 से लेकर 41, तो आपने कंप्लाई नहीं किया है, आपको कंप्लाई करना था बट आपने कंप्लाई नहीं किया है, और फिर भी आपने अलॉटमेंट कर दिया। तो ऐसे केस में एवरी केस विल बी इरेगुलर अलॉटमेंट का केस। 8 से 10 केसेस आपके दिमाग में आने चाहिए। मैंने 2-3 तो डिस्कस अभी कर लिए है बातों बातों में, बट जब हम क्वेश्चन बैंक पे आएंगे, आंसर मैं नहीं, आंसर आप मुझे बताओगे क्या मैम ये वो केस है जो इरेगुलर अलॉटमेंट का है, वो केस है। अभी मैंने 1-2 बताया आपको। कंपनी पब्लिक के पास गई, प्रोस्पेक्टस इशू किए बिगर। दूसरा, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है बट आरओसी के पास फाइल किए बिगर। फिर मैंने आपको बताया है, और केस कौन सा बताया, स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया है, बट परमिशन ऑब्टेन नहीं हुई है और फिर भी अलॉटमेंट कर दिया है, वो केस भी है, अ केस ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट। अभी तो और है, और आपको 5 केसेस सामने आएंगे विच वुड बी केसेस ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट। तो जब हम ये सेक्शंस रिवाइज कर रहे हैं, आप थोड़ा सा जोर दीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए कौन सा वो केस होगा जो हो सकता है अ केस ऑफ इरेगुलर अलॉटमेंट। एड्स ऑफ कर दे यार हेमंत, ठीक। नेक्स्ट 26 हो गया। अब 27 क्या बात करता है? 27 इज बेसिकली क्या है? 27 एक ऐसे सेक्शन का एक्सटेंशन है जो आपने पहले भी किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। हाँ, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है और आपने फंड्स भी रेस किए हैं बाय इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। बट अब ऐसे कुछ फंड्स है जिसको आपने यूटिलाइज नहीं किया है। देयर इज सम अनयूटिलाइज्ड फंड्स। क्या है? अनयूटिलाइज्ड फंड्स है। अब जितना आपने जो ऑब्जेक्ट के लिए पैसे रेज किए थे, 300 करोड़ मैंने रेज किया था सबवे के 100 आउटलेट्स ओपन करने के लिए, 200 करोड़ में ही मेरा काम हो गया। 100 करोड़ वो फंड्स है जो मैंने प्रोस्पेक्टस इशू करके ही रेज किए हैं बट यूटिलाइज नहीं हुआ है क्योंकि मेरा पर्पस कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई वांट टू यूटिलाइज इट फॉर सम अदर पर्पस other than that I had stated in the prospectus when I raised the money through the issue of the prospectus. Can I do that? I can do that, but I cannot do that until and unless I have passed a special resolution. हाँ बताओ, ये स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास करोगे? बाय वे ऑफ अ पोस्टल बैलेट। 2 न्यूज़पेपर में इस बारे में एडवर्टीजमेंट दोगे, एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, प्लस वेबसाइट पे भी इस बारे में आप स्टेट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने कभी नहीं देखा होगा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा बाय द प्रमोटर्स। यस और नो गाइस? और प्लस आप एक ही मिनट, लैग हो रहा है आज। नेट का क्या इशू है? हाँ, ये बोल रहा है चाय पी लो मैम। अंधेरा हो गया तो नेट नहीं चलता है क्या? अच्छा ठीक है। क्रेजी वर्ड। तुमको क्या रात के 9 बजे तक इधर ही रुकना है क्या? इधर ही सो जाओ तुम, है ना? इधर ही खाना खा लो, इधर ही होमवर्क कर लो, इधर ही सो जाओ। अपने पास है 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारी क्लासरूम्स है अपने पास, है ना? आराम से मैं कंबल वम्बल लेके आती हूँ, गद्दे वद्दे लेके आती हूँ, इधर ही मस्त सो जाते हैं। क्यों तकलीफ कर रहे हो आप लोग? गप्पे मारते मारते अपन सो जाते हैं, है ना?
अच्छे परफ्यूम ब्लिंकिट कर लेना, कल काम में आ जाएगा। ठीक है चलो आ जाइए। नहीं मस्कीटोज नहीं है इधर, आप उसका टेंशन मत लो। और एसी पंखे है ना, फ्री वाटरफॉल के साथ। पानी भी भर जाएगा सबके नहाने के लिए अगली सुबह तक। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, आप जब पोस्टल बैलेट के द्वारा एसआर पास करते हो ना, ये तो एक स्पेशल बिजनेस हुआ, आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देना होगा कंटेनिंग द मटेरियल फैक्ट्स। और इसी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप दोगे ओरिजिनली आपने पैसा क्यों रेस किया था, टोटल कितना पैसा रेस किया, कितना पैसा उसमें से यूटिलाइज हो गया, कितना अभी भी अनयूटिलाइज्ड फंड्स है, और ये अनयूटिलाइज्ड फंड्स किस पर्पस के लिए अब आपको यूटिलाइज करना है, इस पर्पस में क्या रिस्क एसोसिएटेड है, ये सब कुछ आप दोगे इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और यही एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप अटैच करते हो टू द नोटिस, जिसको पढ़ने के बाद मेंबर या तो फेवर में या तो अगेंस्ट वोट करता है। और अगर एसआर पास हुआ, आप कोई दूसरे पर्पस के लिए इन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो एडवर्टीजमेंट है ना, जो आप इंग्लिश और वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में देते हो, ये आप देते हो इन फॉर्म नंबर PAS1। सो दैट वाज सेक्शन नंबर 27। 28 बात करता है ऑफर फॉर सेल के बारे में। किस बारे में? मैंने आपको क्लास में बोला था और मैंने नायका के एग्जाम्पल में भी आपको बताया था, कभी कभार प्रमोटर ग्रुप या वेंचर कैपिटलिस्ट को एग्जिट का ऑप्शन चाहिए होता है, और ये एग्जिट का ऑप्शन उनको मिलता है इसी सेक्शन के द्वारा, सेक्शन नंबर 28, ऑफर फॉर सेल। तो 28 ऑफर फॉर सेल। यहां पे हुआ क्या है, मेंबर्स ने इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने, जैसे कि फाल्गुनी नायर और उनके हस्बैंड ने, इन्होंने, ये मेंबर थे ना कंपनी के, नायका के, इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपने होल्ड तो नहीं बट यस पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग, उन्होंने क्या पब्लिक इशू के वक्त अपने पार्ट ऑफ द होल्डिंग को ऑफर किया है टू द पब्लिक। तो बेसिकली वो लोग कंपनी के पास गए, फाल्गुनी और उनके हस्बैंड FNS के पास गए और कहा, हे कंपनी, आप पब्लिक ऑफर के लिए जा रहे हो, आप नए सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, बट नए सिक्योरिटीज के साथ साथ हमारे जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है वो भी आप पब्लिक को कर दीजिए ऑफर। अब ये डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स जो ऑफर किए जा रहे हैं उसको भी हम प्रोस्पेक्टस डीम कर लेंगे। इसलिए नायका के केस में हमने दो अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, उसी को हमने मेंशन कर दिया इन आर प्रोस्पेक्टस, क्योंकि वैसे भी अगर हम अदरवाइज भी जाते थे, इस डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस मानने ही वाले हैं, और प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड सारे सेक्शंस अट्रैक्ट होने वाले हैं, नए शेयर्स तो हम अलॉट करने वाले हैं जिसके लिए प्रोस्पेक्टस लगने वाला है। तो एक तीर दो निशाने, एक ही प्रोस्पेक्टस बनाया जिसमें अपने दोनों भी ऑफर्स दिए हैं, एक है न्यू शेयर्स और दूसरा एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ फाल्गुनी एंड द प्रमोटर ग्रुप, ऑफर फॉर सेल, क्योंकि उसको भी हमने प्रोस्पेक्टस ही माना है। और ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग मिसस्टेटमेंट वाले प्रोविजंस इसको एप्लीकेबल होते हैं। आप खुद मुझे बताओ, यहां पे ऑफर फॉर सेल में क्या नए शेयर्स आ रहे हैं? नए शेयर्स नहीं आ रहे हैं। क्या एग्जिस्टिंग अलॉटेड शेयर्स ही पब्लिक को इशू किए जा रहे हैं? यहां पे कंपनी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट कंपनी का तो खर्चा हो रहा है कि वो मेंबर के बिहाफ पे पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहा है, और जो भी खर्चा हो रहा है वो कौन रीइंबर्स करेगा? कंपनी क्यों करेगी? रीइंबर्स करेगा हमारा मेंबर। किसको रीइंबर्स करेगा? कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने किया है खर्चा ऑन बिहाफ ऑफ दीज मेंबर्स। ऑफर फॉर सेल में मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होते ही नहीं है, बिकॉज ये शेयर्स ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स है। दैट वाज ऑल अबाउट 28। यहां पे कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, द इंटेंशन इज ऑल बोनाफाइड। सारे डिस्क्लोजर हम दे रहे हैं, कौन से मेंबर के कितने शेयर्स क्या प्राइस पे जनता को इशू किए जा रहे, एक्चुअली नॉट इशू, सेल किया जा रहा है। दैट वाज सेक्शन नंबर 28। 29 डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट, मैं ऐसे ही ओरली डिस्कस कर लेती हूँ। आज के टाइम पे जो भी कंपनी पब्लिक ऑफर के लिए जा रही है उसको कंपलसरी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में शेयर्स को इशू भी करना होगा, ट्रांसफर भी करना होगा, सब कुछ करना होगा। बट आगे लॉ मेकर ने कहा है इवन अ पब्लिक कंपनी विच इज अनलिस्टेड
has to issue and transfer the securities in the dematerialized format. सेक्शन के हिसाब से मैं कह रही हूं सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में शेयर्स इशू करे, नहीं दिया है यहाँ पे, और अगर वो चाहे वो क्या कर सकते, ये टेक्स्ट बुक से रीड करा के खत्म कर दिया था, वो फिजिकल फॉर्मेट में भी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी के पास ऑप्शन है, बट खैर मैंने आपको लेटेस्ट बताया भी था अमेंडमेंट क्या आया है, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट में अभी भी वही बात लिखी है 29 के बारे में, हम यही डिस्कस करेंगे। प्राइवेट कंपनी आज के जमाने में भी फिजिकल फॉर्म में शेयर्स इशू कर सकती है, एग्जिस्टिंग होल्डिंग को कन्वर्ट कर सकती हूँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, और अगर वो चाहे प्राइवेट कंपनी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में भी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है। वो था सेक्शन नंबर 29। 30 बात करता है एडवर्टीजमेंट। आपको याद है CFL बल्ब एड अगर आया है तो कंपनीज हावली हो जाती है, कुछ भी लिख सकती है, और क्योंकि कुछ भी लिख सकती है हमने सेक्शन 30 को लाया, और सेक्शन 30 कहता है कोई भी कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर रही है रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, उसको अपने एडवर्टीजमेंट में 5 चीजें लिखना कंपलसरी है। कौन सी 5 चीजें? ऑब्जेक्ट, मेंबर्स की लायबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, नेम ऑफ द सब्सक्राइबर्स, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब करने के लिए अग्री किया है, LOC आ गया, और नंबर ऑफ शेयर्स। L इज लायबिलिटी, क्या क्या है? लायबिलिटी। ऑब्जेक्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर, आ गई इस सिग्नेटरीज का नाम, और इन सिग्नेटरीज ने कितने शेयर्स लेने के लिए अग्री किया है वो भी लिखा जाएगा। 31, 32, 33 हो गया है। अब इस चैप्टर के सबसे नेक्स्ट 2 मेन सेक्शंस इज 34, 35। ठीक है, 34 सिविल है या क्रिमिनल है? सिविल या क्रिमिनल? 34 इज क्रिमिनल, 34 इज सिविल लायबिलिटी। क्या बात है, क्या बोला मैंने? आई वॉज जस्ट चेकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन। 34 मुझे लगा मैंने करेक्ट बोला, आई डोंट नो, आई मेंट, ठीक है, आई वॉज चेकिंग हाउ अटेंटिव यू आर। 34 इज क्रिमिनल, 35 इज, यही कहा था मैंने? अच्छा ठीक है, उल्टा बोला मैंने। मैं दोनों बार 34 बोला क्या? हाँ, मतलब आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। गुड, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, चलो, क्रिमिनल लायबिलिटी 34। देखो इसमें ना जो जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स पे मैं स्ट्रेस करने वाली हूं, और उसको मैं इंग्लिश में ही बोलने वाली हूं। आई एम नॉट गोइंग टू से इट इन हिंदी। क्या? हिंग्लिश, ठीक है, हिंग्लिश में बोलूंगी, बट जो कीवर्ड्स है वो इंग्लिश में बोलूंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो कोई भी प्रोस्पेक्टस है जिसको आपने इशू किया है या सर्कुलेट किया है टू द पब्लिक एट लार्ज, या डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें देयर इज एन अनट्रू और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। 34 शुरू ही होता है सेंटेंस से। आपने प्रोस्पेक्टस को इशू या सर्कुलेट किया है, ऐसे प्रोस्पेक्टस को विच इज ईदर अनट्रू और मिसलीडिंग, या तो फिर उसमें ओमिशन है, झूठ बोलना तो पाप है, सच छुपाना भी पाप है, आधा सच बोलना भी पाप है, झूठ के बराबर ही है। तो या तो आपने ऐसी कोई बातें बोली है जो अनट्रू है या मिसलीडिंग है, या तो आपने कुछ बातों को छुपाया है जिसकी वजह से भी मिसलीडिंग ही हो रहा है प्रोस्पेक्टस। तो ऐसे केस में एवरी पर्सन, remember, every person who has authorized the issue of the prospectus shall be held liable for fraud under section 447. 447 वो छोटा फ्रॉड, बड़ा फ्रॉड, एक्स और वाई एंड ऑल दैट स्टफ, बट ठीक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्शन आर द एक्सेप्शंस। 2 डिफेंसेस आपके पास अवेलेबल है, या तो आप ये प्रूफ कर लो वो दिया गया स्टेटमेंट या ओमिशन वॉज इमटेरियल, या तो आप ये बोलो यू हैड रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव एंड यू एक्चुअली बिलीव्ड अप टू द इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस
कि जो भी आपने बोला है वो सच है और सच के अलावा कुछ नहीं है। आपको याद है मैंने स्टेटमेंट दिया ही उस बेसिस पे जो फैक्ट्स मुझे दिए गए हैं, और मुझे लगा जो फैक्ट्स मुझे दिए गए वो सच है, तो मुझे तब भी लगता था जो भी मैंने एनालिसिस किया है वो सही है, और आज भी लगता है कि मैंने जो भी एनालिसिस किया है वो सही है, या तो फिर ओमिशन वाज नेसेसरी। कोई डील है जो पाइपलाइन में है, बट आई कैन नॉट डिस्क्लोज अबाउट द फैक्ट्स, नहीं तो फिर नजर लग जाएगी, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और वैसे भी वो डील अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुई है, तो अभी तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं है ना, स्टिल the conversation is on, the negotiation is on, इसलिए I kept quiet about that particular deal which is in pipeline. तो omission was necessary. तो अगर आपने ये proof कर दिया that you had reasonable grounds to believe that whatever you said was true, and you still believe that whatever you had said is true, or if you feel that the omission was necessary, आप guilty नहीं होगे under 34. तो ये 34 के keywords है, untrue, misleading, omission. Every person authorized will be liable under 447, और आप liable नहीं होगे if you prove that the statement or omission was immaterial, or you had reasonable grounds to believe and you actually believed up to the time of the issue that the statements were true or the omission was necessary. That's all about 34. 34 छोटा सा section है. 35 में बहुत सारी बातें covered है. सबसे पहली बात तो you are a person who has subscribed for the securities. Subscribed for the securities मतलब आप कौन हो, ओरिजिनल अलॉटी हो या परचेजर? Is a purchaser different from a subscriber? A purchaser is different from a subscriber. ये सेक्शन कब अट्रैक्ट होगा? Only if you are a subscriber. In short, you are an original allotee. और आपने शेयर्स क्यों सब्सक्राइब किए? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इन द प्रोस्पेक्टस, और ये स्टेटमेंट्स कैसे है? मिसलीडिंग है, या तो मटेरियल फैक्ट का हुआ है ओमिशन, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है. ओके, और तीसरा उतना ही नहीं, प्रोस्पेक्टस है, मिस स्टेटमेंट है, आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, आपको शेयर्स अलॉट भी हुआ है, और इसी की वजह से आपको हुआ है लॉस. सपोज मुझे लॉस नहीं हुआ, क्या मैं 35 के अंडर केस फाइल कर सकती हूँ? बट क्या मैं 34 के अंदर केस फाइल कर सकती हूँ? यस. तो अगर लॉस नहीं हुआ है, मैं कॉम्पेंसेशन कैसे मांगूंगी? तो लॉस होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट. किसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है? PEAD. कंपनी तो कर ही सकते हो, प्रमोटर, एक्सपर्ट, ऑथराइज्ड पर्सन, डायरेक्टर, प्रपोज्ड डायरेक्टर. कौन कौन है? प्रमोटर, एक्सपर्ट, ऑथराइज्ड पर्सन, डायरेक्टर और अग्रीड डायरेक्टर मतलब प्रपोज्ड डायरेक्टर. इनके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो, एंड दे विल बी लायबल टू पे कॉम्पनसेशन. 34 में उनको जेल और फाइन हो रहा था, 35 में फाइन और जेल नहीं है. यहां पे वो आपको देंगे कॉम्पेंसेशन, जितना नुकसान आपको हुआ है उस नुकसान की भरपाई वो आपको करके देंगे. वो भी जितना नुकसान हुआ है उतनी नुकसान की भरपाई. तो उनकी लाइबिलिटी पे कोई भी लिमिट नहीं है, जितना आपको नुकसान हुआ पर्सनली दे विल बी लायबल टू पे द कॉम्पेंसेशन टू यू. बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है. पहला, आपने कंसेंट दिया था, अमन गुप्ता को याद कीजिए, टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बट बाद में आपने आपका कंसेंट विड्रॉ किया था, वो भी बिफोर द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस. सो बेसिकली द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट योर ऑथोरिटी, तो आप लायबल नहीं होगे. सेकेंड पॉइंट कहता है आपकी नॉलेज की बिगड़ी, प्रोस्पेक्टस को इशू किया गया था, but on becoming aware about the same, you withdrew your consent by issuing a public notice. और तीसरा सानिका वाला केस याद कीजिए, जहां पे क्या हुआ है, हाँ, you made a statement, of course, because you felt it is true, but it was on the basis of an expert का statement, and you believed कि expert जो है वो कॉम्पिटेंट है स्टेटमेंट देने के लिए,
और एक्सपर्ट ने ये स्टेटमेंट देते वक्त अपना कंसेंट भी दिया था और अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया था, तो इस केस में आप लायबल नहीं होगे। कौन लायबल होगा? ओनली द एक्सपर्ट, लैग हो रहा है, विल बी लायबल। तो ऐसे केस में ओनली द एक्सपर्ट विल बी हेल्ड लायबल। सो दैट वाज सेक्शन नंबर 35। क्या था? 30, 36, 37, 38 इज ऑल पनिशमेंट, वो आप खुद से रिवाइज करेगा। और दो इंपॉर्टेंट मेन सेक्शंस 39 and 40. 39 is relating to allotment of securities and 40 is securities to be dealt with the stock exchange. 39, 39, 39. मैं रिवाइज कराती हूं, मेरे को बाया टैप उसका टेंशन मत लो, होगा तो हाँ ये रहा। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, आप बताओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है। 90% मत बोलना, अभी तो कम से कम 90% मत बोलना यार, से भी नहीं, हम कंपनीज एक्ट देख रहे हैं ना। अभी आपको कुछ तो क्लिक होना चाहिए इरेगुलर अलॉटमेंट के लिए। यहां पे कहा है कोई भी अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए जब तक आपको वो मिनिमम अमाउंट जो आपने आपके प्रोस्पेक्टस में दिया है वो रिसीव नहीं हो जाता। कुछ क्लिक होना चाहिए। आप तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकते जब तक जो अमाउंट आपने लिखा है आपके प्रोस्पेक्टस में एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो आपको नहीं मिल जाता। तो एक तो वो मिलना जरूरी है, प्लस एप्लीकेशन मनी भी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू होना जरूरी है, नहीं तो फिर आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। वो भी इशू करने के बाद कितने दिनों में आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए? 30 डेज। और 30 डेज में अगर मिनिमम अमाउंट जो आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है वो नहीं आया तो पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा, वो भी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। 15 डेज में अगर आप रिफंड नहीं करोगे, जितना पैसा आया है आपको पूरा का पूरा पैसा रीपे करना पड़ेगा, वो भी विथ इंटरेस्ट at the rate of 15% per annum, and the directors are going to be jointly and severally liable for the same. जैसे अलॉटमेंट हो गया, क्या आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी के पास फाइल करोगे? यहां पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल किया जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट। वहां पे 15 डेज था प्राइवेट प्लेसमेंट के वक्त। ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल किया जाता है इन PAS 3, जिसमें आप लिखोगे किसको किसको अपने सिक्योरिटीज अलॉट किए हैं, कितने सिक्योरिटीज अलॉट किए हैं, उनका एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन। अगर आपने सिक्योरिटीज इशू की है फॉर कैश तो फिर आप ये डिटेल्स देते हो, बट अगर आपने इशू किए फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, मैंने एग्जांपल दिया था गुरुकुल में खरीद रही हूं और उसके बदले शेयर्स दे रही हूं, तो आपको याद है जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी है वो मेरे को अटैच करना पड़ेगा, मैंने बोली थी ये बात है। बट कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी मेड ओरली। अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट था मेरे को एक्चुअली सारे कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे और उसकी कॉपी आरओसी के पास सबमिट करनी पड़ेगी अलोंग विथ PAS 3 विथ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट। बोनस शेयर्स जब आप इशू करते हो तो आप अटैच करते हो PAS 3 कॉपी ऑफ द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अगर होता है 62 सबसेक्शन क्लॉज C, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जब होता है तो आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर का भी रिपोर्ट अटैच करते हो। गुड। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 39। 40 क्या बात कर रहा है? सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले तो ये सेक्शन कहता है जब भी आप पब्लिक इशू के लिए जा रहे हो आपको सिर्फ और सिर्फ
हेमंत क्या हो रहा है? मेरे को कोई भी हालत में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तेरी रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ, तो फिर अभी मैं कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरे को क्वेश्चंस भी करने हैं। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। मैंने चालू किया था कब? 1 घंटा नहीं बोला था मैंने, 1.25 घंटा बोला था। 15 मिनट में आपके 10 क्वेश्चंस हो गए। हेमंत बोल जल्दी। नहीं, पब्लिक ऑफर के लिए जा रही है। पब्लिक ऑफर पे जाने के पहले आपको 2 चीजें करनी है। स्टॉक एक्सचेंज में करना होगा अप्लाई। सिर्फ अप्लाई नहीं, आपको स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। और वो सारे स्टॉक एक्सचेंज जिनका आपने परमिशन ऑब्टेन किया है उसका नाम आपको प्रोस्पेक्टस में लिखना होगा। जो भी पैसा आपको मिल रहा है एज एप्लीकेशन मनी हैज टू बी केप्ट इन अ सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट which can be utilized only for 2 purposes. 1, adjustment against underwriting commission दे सकते हो, but this underwriting commission cannot be more than 5% of the issue price in case of shares and 2.5% of the issue price in case of debentures. क्या articles lower number prescribe कर सकती है? प्रोस्पेक्टस में आप ये भी लिखोगे अंडरराइटर का नाम, उसका दिया जाने वाला अंडरराइटिंग कमीशन का रेट, कितने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज उसने अंडरराइट करने के लिए अग्री किया है। क्या अंडरराइटिंग कमीशन कैश में दे सकते हो? क्या काइंड में भी दे सकते हो? कैन यू गिव आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ पास्ट, out of the profits of past years, even out of the proceeds of this issue? ये sources थे of underwriting commission। 41 GDR है, उसमें उतना कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। आप बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या आप पब्लिक इशू कर सकते हो? तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ऑफर दे रहे हो जो बोर्ड ने किया है आइडेंटिफाई, जो 200 से ज्यादा लोगों का नहीं होना चाहिए। 200 ना, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं चाइनीज में बोल रही हूं? इट इज 50 और सच हायर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्या रूल्स ने प्रिस्क्राइब किया है? क्या है वो? 200। बट 200 की गिनती में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और एम्प्लॉइज कवर नहीं होते हैं। ये 200 का लिमिट इज फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। बट फिर भी याद रखना, 2 साइमल्टेनियस प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं हो सकते जब तक एक आपका प्राइवेट प्लेसमेंट कंप्लीट ना हो जाता, या आप विड्रॉ नहीं कर लेते, या वो अबैंडन नहीं हो जाता, तब तक दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट का आप ऑफर नहीं कर सकते। सुधांशु, बाहर जाके बात करो। आप नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो क्या आप? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कौन से फॉर्म नंबर में दिया जाएगा? PAS4। अब तो हो गया ना 1 2 3। अरे 3 इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। PAS प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर विच इंक्लूड्स द एप्लीकेशन फॉर्म। क्या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर किसी को रिनाउंस किया जा सकता है? आपको आइडेंटिफाई किया है बोर्ड ने, आपके नाम पे ही आपको ऑफर दिया जाएगा और सिर्फ आप इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति, मम्मी पापा भैया दीदी, कोई भी दोस्त खास दोस्त अप्लाई नहीं कर सकता है। यस और नो गाइस? प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाते हो, यू नीड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक ही केस में BR चलता है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इफ इट इज विद इन द लिमिट ऑफ 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, तो BR से बात बन जाएगी। अदरवाइज एवरी अदर टाइम प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जो रेजोल्यूशन लगता है दैट इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एक्सीडिंग द लिमिट है ना, तब SR पास करोगे, बट दिस SR विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अलॉन्ग विद दैट आप लोग मुझे बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर जैसे ही आप देते हो, एप्लीकेशंस आए, एप्लीकेशंस आने के 60 डेज के अंदर क्या आपको अलॉटमेंट करना पड़ेगा? 60 डेज में अगर अलॉटमेंट नहीं किया, क्या 15 दिनों में आप इसको रिफंड करोगे?
और अगर आपने रिफंड नहीं किया तो ऐसे केस में 12% के इंटरेस्ट के साथ रीपे करना पड़ेगा, वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम द 60th डे। जो भी पैसा मिला है आपको क्या बैंकिंग चैनल के थ्रू ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कोई भी पब्लिक एडवर्टीजमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के वक्त नहीं कर सकते। अलॉटमेंट के 15 दिनों के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PAS3 में ROC के पास करना पड़ेगा फाइल। अरे हाँ या ना, पक्का 100%। So that was the exhaustive revision of chapter number 3, prospectus and allotment of securities. बट अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, मेरे को बस और कुछ ही मिनट देना बाकी, तो क्या ही मांगा है मैंने आपको जिंदगी में। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन 1 आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है। ये देखो, ये मैंने आपको एक सवाल पूछा था, एक बार 8 मार्क का क्वेश्चन 1 कंपल्सरी क्वेश्चन में ICAR ने पूछा था। क्वेश्चन बैंक है आप सब लोगों के पास? मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ओपन कीजिए आपकी क्वेश्चन बैंक। और बोला था आप बताइए कौन से वो इंस्टेंसेस है जहां पे माना जाएगा आपका अलॉटमेंट इर्रेगुलर अलॉटमेंट है। बोलो, आपने कुछ सोचा है इर्रेगुलर अलॉटमेंट के बारे में? कब इर्रेगुलर अलॉटमेंट होगा? बोलो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला और फिर भी अलॉटमेंट कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई किया बट स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन नहीं मिला। फिर आपका एप्लीकेशन मनी जो है वो 5% फेस वैल्यू से कम है और ROC के पास आपने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया। और हाँ ठीक है, वो 3 बातें मैंने डिस्कस की थी, वो यहां पे वापस से ऑफ कोर्स अट्रैक्ट होगी। कंपनी पब्लिक इशू के लिए गई और प्रोस्पेक्टस ही इशू नहीं किया। कंपनी ने वो सारे मैटर्स जो 26 में दिए गए हैं वो भी नहीं लिखे हैं। प्रोस्पेक्टस तो इशू किया बट ROC के पास प्रोस्पेक्टस फाइल किए बिगर आपने प्रोस्पेक्टस को इशू कर दिया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था वो नहीं मिला, तब भी आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। और अलॉटमेंट किया तो वो अलॉटमेंट को माना जाएगा एज इर्रेगुलर अलॉटमेंट। आपका एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ फेस वैल्यू से कम है और आपने अप्लाई तो किया था बट आपको परमिशन नहीं मिली फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अलॉटमेंट आप नहीं कर सकते हो। अलॉटमेंट किया तो आपके अलॉटमेंट को माना जाएगा एज इर्रेगुलर अलॉटमेंट। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स। हाँ ठीक है, बोल सकते हो। क्वेश्चन 3 हुआ है अपना, बोलो ना, सच बोलो, ऐसे ही खत्म करने के लिए मत करो। 4, A Limited issued 1 lakh equity shares of 100 each at par to the public by issuing a prospectus. The prospectus discloses the minimum subscription of 15 lakh to be received on application of shares and share application money shall be 20 rupees. Face value कितनी है? 100। एप्लीकेशन मनी 20। क्या 5% कम से कम होना चाहिए? और है कितना? 20%। क्या चलेगा? और मिनिमम सब्सक्रिप्शन 15 लाख, मतलब उतना पैसा तो कम से कम रिसीव होना चाहिए। कंपनी फर्दर रिवील्ड दैट इट हैज अप्लाइड फॉर लिस्टिंग इन 3 recognized stock exchanges, out of which 1 application was rejected. The issue was fully subscribed और कंपनी को तो 20 लाख 15 लाख चाहिए थे, हमको कितने मिले? 20 लाख। नाउ एग्जामिन द 3 disclosures in the above cases which are the deciding factors in the allotment of shares and the consequences of violation। मतलब पेनल्टी कितना लगेगा? आई एम नॉट क्वाइट श्योर पेनल्टी आप कितना लिख पाओगे, बट यस ये 3 बातें तो लिख पाओगे। 3 बातें एक एक करके बताओ, सभी के बारे में डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। पहला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो अमाउंट होता है जो आप प्रोस्पेक्टस में लिखते हो, उतना तो कंपनी को कम से कम रेस करना पड़ेगा। इस केस में कंपनी ने उतना पैसा रेस लिखा है 15 लाख, मिले हैं 20 लाख। इज इट ओके? वेरी ओके। फिर उसके बाद दूसरी भी बात ओके है, आपका एप्लीकेशन मनी होना चाहिए 5% ऑफ फेस वैल्यू, यहां पे 20% है, तो ये भी बहुत अच्छा काम किया है। बट तीसरा काम गड़बड़ हो गया, आपको सिर्फ अप्लाई नहीं करना है, एप्लीकेशन के साथ साथ परमिशन भी ऑब्टेन करना पड़ता है फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस, नॉट फ्रॉम एनी वन,
फ्रॉम ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो अनफॉर्चुनेटली ये कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी। अगर अलॉटमेंट किया तो ये अलॉटमेंट वॉइड माना जाएगा, इररेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। यस और नो गाइस? ये कॉम्बिनेशन है 39 और 40 का, दोनों भी बातें इसमें पूछी गई है। क्वेश्चन 5 हो चुका है, क्वेश्चन 6 भी हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन 6 वाज फॉर होमवर्क, वो डिविडेंड वाला। आधा सच बोलना भी झूठ के बराबर होता है, उसी के ऊपर 34 के ऊपर था। क्या देखो क्वेश्चन 7 हुआ? नहीं 7 नहीं, मैंने इन लोगों को बोला था क्योंकि इनका लिखकर हो चुका था। एबीसी लिमिटेड प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाना। अरे अच्छा, पब्लिक कंपनी क्या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जा सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट तो प्राइवेट कंपनी से करेगी। इवन अ पब्लिक कंपनी कैन गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब आपको ये बताना ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। उसने प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर पीपीओएल 55 लोगों को दिया, जिसमें से 4 QIBs है। बताओ ओके और नॉट ओके? नॉट ओके ना? नहीं, एक्ट ने तो 50 बोला है, एक्ट ने 50 का है और यहां पे तो 55 लोगों को आपने दिया है। किसने 200 बोला है? हाँ, एक्ट ने 50 बोला है। ये मैं पूछ रही हूं, मैं बोल रही हूं, एक्ट ने 200 नहीं बोला, एक्ट ने 50 बोला है। रूल्स ने कहा है 50 और सच हायर नंबर एज में बी, तो 200 का लिमिट एप्लीकेबल है ना। यहां पे तो 50 मतलब 55 minus 4 51 is still within the limit of 200. Is it okay? Very good. Next, before the allotment was made, company issued another private placement offer letter. कर सकते हैं? 2 साइमल्टेनियस प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं चल सकते। या तो आप पिछले वाले प्राइवेट प्लेसमेंट को क्या कर दो, अबैंडन, विड्रॉ या अलॉट कर दो, कंप्लीट कर दो, उसके बाद ही आप जा सकते हो फॉर अनदर प्राइवेट प्लेसमेंट। और वैसे भी यहां पे 55 लोगों को दे दिया है। ये किसके लिए? ये अच्छा, ये डिबेंचर्स है, ठीक है। ये इक्विटी शेयर्स है और ये डिबेंचर्स है, ठीक है। तो क्लास बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत इसीलिए है क्योंकि 2 साइमल्टेनियस प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं चल सकते। एंड कैन अ पब्लिक कंपनी गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट? Yes. So every company, whether private or public, does not really make a difference, can go for a private placement. Section number बताना। 42, 40। 8th क्वेश्चन हो चुका है, 9th भी हो चुका है, 10th पे आ जाओ। The board of directors of Reckless Investment Limited, having registered office at Mumbai, allotted equity shares to 550 investors, 550, वो भी विदाउट इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। 200 तक होता तो चल भी जाता, बट यहां पे 550, कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हुआ, नथिंग वाज डिलीवर्ड टू द ROC। बताओ यहां पे क्या होगा? ये अलॉटमेंट ही इरेगुलर अलॉटमेंट है। इन्वेस्टर कंपनी के पास जाके कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करेगा, अपना पैसा वापस से डिमांड बैक कर सकता है। इरेगुलर अलॉटमेंट हुआ ना? अरे आया ना? आपको प्रोस्पेक्टस ROC के पास रजिस्टर करना पड़ता है और 200 से ज्यादा लोगों को जा रहे हो तो प्रोस्पेक्टस पब्लिक इशू हो जाता है, प्रोस्पेक्टस से प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन 11 हो गया। An allottee of shares bought an action against a director. Allottee, all allottee मतलब ओरिजिनल allottee, उसने डायरेक्टर के अगेंस्ट एक्शन लिया। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस में फॉल्स स्टेटमेंट था। डायरेक्टर ने कंटेंट किया कि वो स्टेटमेंट्स जो बनाए थे वो प्रमोटर ने बनाए, उसने तो सिर्फ रिलाई किया। क्या डायरेक्टर लायबल है? आपको पता है 35 में PEAD कौन कौन लायबल होता है? प्रमोटर, एक्सपर्ट, ऑथराइज पर्सन, डायरेक्टर, प्रपोज्ड डायरेक्टर, सभी लायबल होते हैं। इनफैक्ट 34 में भी एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू, ऑथराइज द इशू में एवरी डायरेक्टर साइंस द प्रोस्पेक्टस। सो डायरेक्टर क्या लायबल होगा? ये बोलना
कोई रेलिवेंट नहीं है। बताओ क्या ये अपने आप को बचा पाएगा? So is the director liable under this circumstance? Yes. इसमें ना इन्होंने सजेस्टेड आंसर में वो भी केसेस डाल दिए कब डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। वो अमन गुप्ता और नमिता थापड़, डायरेक्टर तभी लायबल नहीं होता है जब उसने कंसेंट तो दिया था डायरेक्टर बनने के लिए, बट बाद में उसने कंसेंट विड्रॉ कर दिया था डायरेक्टर बनने से, वो भी बिफोर द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो मतलब द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज ऑथोरिटी, तभी वो लायबल नहीं होगा। या तो प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज, और बाद में जब पता चला कि उसका नाम लिखा गया है, उसने पब्लिक नोटिस दी, तब वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, 12th बहुत इजी है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो 2.5% अंडरराइटिंग कमीशन देंगे फॉर डिबेंचर्स, बट आर्टिकल सिर्फ 2% अलाउ करते हैं, और कंपनी डिसाइड करती है अंडरराइटिंग कमीशन वो पे करेगी इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट्स। क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा? क्योंकि एक चीज चल रही है, दूसरी चीज नहीं चल रही है। क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है? फ्लैट के रूप में क्या आप अंडरराइटिंग कमीशन दे सकते हो? आपको जवाब देना आ रहा है क्या? बट क्या 2.5% दे सकते हो? बट एक्ट में तो 2.5% ही लिखा है। क्या वो मैक्सिमम है? आर्टिकल्स में 2% लिखा है, तो आप 2% से ज्यादा अंडरराइटिंग कमीशन नहीं दे सकते। ये चीज नहीं चलेगी 2.5% वाली, बराबर ना? ये तो डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन है। आपको बताना है अबाउट अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस, मिनिमम अमाउंट एंड एप्लीकेशन मनी पेएबल ऑन शेयर्स। सो बेसिकली 39 के फर्स्ट 2 पॉइंट्स के बारे में डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन है। जो अमाउंट कंपनी लिखती है अपने प्रोस्पेक्टस में, जो उसको रेज करना है एज मिनिमम अमाउंट, इज कॉल्ड एज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट, जिसके आए बिगर आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। और एप्लीकेशन मनी हर सिक्योरिटी पे कम से कम 5% ऑफ फेस वैल्यू होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, वो भी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। नहीं करते हो तो डायरेक्टर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होगे पूरा पैसा रिटर्न करने के लिए, वो भी विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 39 डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन है ये। किसी को कोई भी शक या सवाल? पक्का? लास्ट 3 क्वेश्चंस हो गया। ये भी बहुत इजी है। आर्टिकल्स में 4% अंडरराइटिंग कमीशन दिया है शेयर्स पे, बट डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया हम 5% देंगे। क्या ये वैलिड है? 5% और लोअर परसेंटेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में 4% दिया है, तो आप 5% नहीं दे सकते। डायरेक्टर्स का ये जो डिसीजन है 5% अंडरराइटिंग कमीशन देने का इज इनवैलिड। किसी को कोई भी शक या सवाल? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो एक्चुअली नवंबर 2022 में भी पूछा था और मई 23 में भी पूछा था। आरना लिमिटेड was dealing in export of cotton fabric to specified foreign countries. The company was willing to purchase cotton fields in Punjab. The prospectus contained important मतलब material extracts of an export. The report was untrue. Nick purchased the shares of Arna on the basis of expert का statement. However, he did not suffer. कोई सोया हुआ बच्चा भी उठ जाएगा डर के, उसको लगेगा हुआ क्या, आग लग गई क्या, भागो भागो भागो। However, he did not आज के लिए ना इतनी पढ़ाई करना और पढ़ाई मत करना, ठीक है? He did not suffer any loss. He did not suffer any loss. He did not suffer any loss. निक बोल रहा है क्या मेरे पास कोई रेमेडी है? और प्लस आप ये बताएं
एक्सपर्ट कब लायबल नहीं होता है? क्वेश्चन वहां पे खत्म नहीं हुआ है. आप ये भी बताइए एक्सपर्ट कब कब लायबल नहीं होता है. अच्छा, पहली बात तो आप बताओ, निक 35 में क्या कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? कॉम्पेंसेशन तभी दिया जाता है जब आपको नुकसान हुआ है. अगर नुकसान ही नहीं हुआ है तो आपको कॉम्पेंसेशन भी. सो इफ निक डिड नॉट सफर एनी लॉस, ही कैन नॉट क्लेम कॉम्पेंसेशन. ये तो आप जवाब दे दोगे, बट मेरा सवाल मोर इंपॉर्टेंटली ये है, एक्सपर्ट कब लायबल नहीं होता है? आपको पता है इसका आंसर? मैंने ये क्यों बोला अच्छा है, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 26 में मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट का भी पॉइंट था. हम एक्सपर्ट का रिटन कंसेंट लेते हैं और उसने रिटन कंसेंट विड्रॉ नहीं किया है टिल द टाइम द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड. इसका आप अगर रिवर्स लिखते हो कि एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विड्रॉ किया था प्रोस्पेक्टस की कॉपी आरओसी के पास डिलीवर करने के पहले, तो ऐसे केस में एक्सपर्ट लायबल नहीं होगा. ये क्वेश्चन आप करके जाना बिफोर द एग्जामिनेशन, बिकॉज इसमें ना 35 और 26 दोनों का कॉम्बिनेशन है. और यहां पे भी एक्सपर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके नॉलेज के बिगड़ दिया था, उसका कंसेंट मिला ही नहीं. और उसको जब समझ में आया कि उसका स्टेटमेंट लिखा गया है, उसका तो कंसेंट था ही नहीं, उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर दिया बाय गिविंग अ पब्लिक नोटिस, तो फिर वो लायबल नहीं होगा. रीसेंट एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस है? बहुत सारे क्वेश्चंस है. मोए मोए हो गया. ये तो मैं आपको बताती हूं, प्राइवेट प्लेसमेंट का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है. नवंबर 18 में पूछा है, नवंबर 23 में भी 5 मार्क का पूछा है. इट्स अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड. तो आप तो प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी बातें लिखोगे, वो सारी समरी जो है उसको आपको डिटेल में एग्जामिनेशन में लिखना होगा. कितने लोग, सेपरेट बैंक अकाउंट, क्या टाइम लिमिट है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ. ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है. ये आप अगर चाहते हो आप होमवर्क की तरह लिख सकते हो, इसमें कुछ डिस्कशन वाला नहीं. आप यहां पे देखो, सीडीएस लिमिटेड इज प्लानिंग टू मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट. अब 2-3 बात है. प्राइवेट प्लेसमेंट दिया जा रहा है ओनली टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस विच इज नॉट एक्सीडिंग 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर. The aforesaid ceiling of identified person shall not apply to QIBs but is applicable to employees. क्या ये स्टेटमेंट डायरेक्टर्स का दिया हुआ ट्रू है या फॉल्स है? एक्चुअली स्टार्टिंग का ट्रू है, एंड का फॉल्स है. 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर करेक्ट है. QIB कवर नहीं होता वो भी करेक्ट है, बट एम्प्लॉय कवर होता है ये करेक्ट नहीं है. एम्प्लॉय भी एक्सक्लूडेड है. तो ये 6 मार्क के लिए आया था. तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा. ये 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर ये सही है, QIB को काउंट नहीं करना ये भी सही है, बट एम्प्लॉय को काउंट करना ये सही नहीं है. एम्प्लॉय भी कवर्ड नहीं होता है. फिर प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी मेड ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर. सही नहीं है ये. व्हाई वंस? I can go for any number of times of private placement, but two simultaneous private placements cannot go together. एक प्राइवेट प्लेसमेंट अगर खत्म हुआ, मैं दूसरे के लिए जा सकती हूं. सिर्फ वो 200 की लिमिट है, बट आई कैन गो. ये गलत है. बराबर ना? A company can go for a private placement how many number of time it wants to, but it has to make it sure only after one private placement is over or the offer is withdrawn or abandoned, it goes for the next private placement offer later. अरे हाँ है ना? लास्ट क्वेश्चन, May 25 5 मार्क के लिए. कितना इजी आप देख लो. Spark Service Limited issued a prospectus inviting public offers. Prospectus mentioned that T is one of the directors. T was a famous social worker who was helping education of poor people in Rajasthan.
prospectus also mentions certain percentage of funds will be utilized towards community service. C was impressed by these statements and subscribed to the shares. Subscribe to the shares. क्या वो ओरिजिनल अलॉटी है? He was allotted 1000 shares. अब देखो कैसा ट्विस्ट आ लिया, बट उसने ना 250 शेयर्स डी को बेच दिए और बाद में उसको पता चला कि टी डायरेक्टर नहीं है और कंपनी का कम्युनिटी सर्विस करने का कोई इंटेंशन नहीं. इंसान को बेट किया था इस बंदे ने और वो इंसान ही डायरेक्टर नहीं है. तो ये मटेरियल फैक्ट है ना जो मिस्टेट हुआ है. अब सी एंड डी बोथ वांट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. एग्जामिन वेदर सी एंड डी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट. कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? बार बार लैग. सी कैन रिसाइन और डी कैन नॉट रिसाइन. क्यों? क्योंकि हमारा मिस्टर सी ओरिजिनल अलॉटी है और 35 की रेमेडी सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल अलॉटी को. अच्छा, मैंने 2 केसेस डिस्कस किए थे, पीक वर्सेस गार्ने और रेक्स वर्सेस क्लाइसेंट. इसमें से कौन सा केस अट्रैक्ट होगा? बताओ. सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल अलॉटी को ये रेमेडी अवेलेबल है, डी को ये रेमेडी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ओरिजिनल अलॉटी नहीं. तो आज के लिए बस इतना ही. देखा 1.25 घंटे में हो गया अपना क्वेश्चंस भी और रिवीजन भी. एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए. क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. जिंदगी में आप बहुत आगे जाओगे. पढ़ते रहो, खुश रहो, स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड. ऑल द बेस्ट. सी यू. बाय बाय. एंड थैंक यू so much for your patient listening.